हेलो बच्चों, आप सबका इकोनॉमिक्स प्लस टू की क्लास में स्वागत। ये लेसन नंबर 6 है आपका भाग सेकंड में से आय, रोजगार व उत्पादन के संतुलन स्तर का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। आप देख सकते हो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है आय और उत्पादन का संतुलन स्तर क्या है। जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, आपको पता है हमारी इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं, एक माइक्रो है और मैक्रो आपका सेकंड बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसके अंदर हम बोलते हैं कि आय, रोजगार और उत्पादन के अंदर कोई भी अंतर नहीं होता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। इस तीनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जो भी आय का संतुलन स्तर किसके बराबर होता है, उत्पादन के संतुलन स्तर के बराबर और रोजगार के संतुलन स्तर के बराबर होता है। हिंदी वालों ने भी बराबर, मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आपने इसको फील करके समझना है कि आपका हो गया आय का संतुलन स्तर किसके बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आय का संतुलन स्तर, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, उत्पादन का संतुलन स्तर और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उत्पादन का संतुलन स्तर। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। मैंने एक चीज़ बताई कि आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इनकम और दूसरी आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तभी कई बार हम बाई एक्सिस के ऊपर हम लिख देते हैं, कई बार इनकम लिख दिया, एम्प्लॉयमेंट लिख दिया और आउटपुट लिख देते हैं। इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। रीज़न क्या है, रीज़न इज दैट आउटपुट रेफर्स टू द वैल्यू एडिशन। जो है, अब आपको पता है कि जो आउटपुट का मतलब है किसी भी वस्तु के अंदर जो वैल्यू की एडिशन होती है, मूल्य जो वृद्धि होती है, and the value added and income generated in the economy are identical to each others, hence there is no difference between income and output। अब पहली बात हम कर रहे हैं कि आय और उत्पादन में अंतर क्यों नहीं है। इसका कारण यह है कि उत्पादन से अभिप्राय, यहाँ पे दिस रीजन इज दैट आउटपुट रेफर्स टू द वैल्यू एडिशन। तो हमारा उत्पादन से हमारा अभिप्राय क्या है, मूल्य वृद्धि से है। और जो वैल्यू एडेड है, जो मूल्य वृद्धि किसके बराबर होती है, इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी। और अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी हमारी आय का सृजन होता है, जनरेटेड का मतलब सृजन होता है, आय का सृजन और मूल्य वृद्धि एक दूसरे के बराबर होती है। एंड आइडेंटिकल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। हैंस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड आउटपुट। अब पहली बात ये आ गई कि आपकी आय और उत्पादन के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, समझ आ गई होगी कि रीजन इज दैट आउटपुट रेफर्स टू द वैल्यू एडिशन, कि आउटपुट उत्पादन का मतलब ही क्या होता है, मूल्य वृद्धि। और मूल्य वृद्धि या वैल्यू एडेड इसको बोल सकते हैं, मूल्य वृद्धि। और आय क्या होती है, इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के अंदर आइडेंटिकल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक दूसरे की तरह होते हैं। हैंस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड आउटपुट। इसका मतलब क्या है, आय और उत्पादन के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। और उसके बाद जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करती है, आउटपुट कब इंक्रीज करती है, जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करती है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जो भी हमारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, या आपने लिखना है कि उत्पादन तभी बढ़ता है जब रोजगार बढ़ता है। क्योंकि हम इस सिद्धांत के अंदर टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट लेके चलते हैं, तकनीक को शिथिल मान के चलते हैं। इसलिए आप उत्पादन तभी बढ़ा सकते हैं जब आप रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हैं। तो इसलिए आपने देख लिया कि आपका जो एक आगे हम पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे लग जाएगा पता, या पिछले वाला जो वीडियो लेक्चर्स उसके अंदर आप देख सकते हो कि जितनी हमारी वृद्धि किसके अंदर होती है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर होती है, उसी रेशो में आपकी आउटपुट में होती है, और उसी रेशो में हमारी किसके अंदर होती है, इनकम के अंदर वृद्धि होती है। इसलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आय, उत्पादन और रोजगार के अंदर कोई भी अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन स्तर पर। ठीक है, जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है उसका संतुलन स्तर कब मिलेगा, ये आपने दो अप्रोचेस हमने इनके अंदर पढ़नी है। ठीक है, एएस और एडी जब एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तब भी बोलते हैं कि हमारा क्या है, आय और उत्पादन का संतुलन स्तर प्राप्त हो गया। या दूसरा एस इज इक्वल टू आई, एएस का मतलब एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। समग्र पूर्ति और समग्र मांग एक दूसरे के बराबर होते हैं, या बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब ध्यान को सुनना, एएस कैसे लिखते हैं, एएस और वाई दोनों एक जैसी बातें होती है। एएस और वाई के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वाई क्या होती है, इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का एक भाग जो आपको पता क्या किया जाता है, कंज्यूम, उपभोग किया जाता है, और एक भाग को क्या किया जाता है, बचा करके रख लिया जाता है। इसलिए एएस किसके बराबर हो गया, सी प्लस एस के बराबर। एडी आपको पता है एग्रीगेट डिमांड, डिमांड आप किसके लिए करते हैं, उपभोग व्यय के रूप में हो सकती है आपकी मांग, और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका उपभोग व्यय, और ये निवेश व्यय के बराबर होता है। ये आपने ये लिख दिया। आप देखिए
इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, हम संतुलन की बात कर रहे हैं, ये दोनों बराबर कर देना, ए एस और ए डी बराबर कर देना। ए एस और ए डी, ए एस किसके बराबर आपने निकाला, देखो सी प्लस एस, और दूसरे वाला किसके बराबर निकाला, सी प्लस आई, सी से सी कट गया, एस इज इक्वल टू आई। तो बच्चे आपने जो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस बनेंगे, एक हमारी क्लासिकल अप्रोच के अंदर आपने संतुलन स्तर की व्याख्या करनी है ए एस और ए डी अप्रोच से, और दूसरी एस और आई अप्रोच से करनी। इसमें इतना ही आपने लिखना है जिसके अंदर मैंने लिखाया कि आय और उत्पादन का संतुलन स्तर क्या है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा नहीं लिखना, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने इसकी ट्रांसलेशन कराई, यू कैन आल्सो टेक द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक की आप हेल्प ले सकते हो, रेफरेंस बुक की आप हेल्प ले सकते हो। समझ आ गई होगी, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब हमने इसके आगे करना है क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। एक्सप्लेन द क्लासिकल वर्जन्स ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन ए एस एंड ए डी, ठीक है। अब हम परंपरावादी दृष्टिकोण से हमने क्या करना है, ए एस और ए डी, ठीक है, ए डी आपने परंपरावादी विचारधारा के अंतर्गत आय और उत्पादन के संतुलन स्तर की व्याख्या करनी है, कुल पूर्ति और कुल मांग के दृष्टिकोण से करनी है। कौन कौन से दृष्टिकोण, कौन से फ्रेमवर्क से, कौन से फ्रेमवर्क से करनी है, ए एस और ए डी, ठीक है। अब आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये क्लासिकल परंपरावादी विचारधारा में भी आपने ए एस और ए डी और एस और आई, उसी ढंग से केंजियन के अंदर भी ए एस और ए डी और एस और आई दृष्टिकोण से व्याख्या करनी है। आज हम सिर्फ यही करेंगे, किसकी, ए एस और ए डी दृष्टिकोण से हमने किसकी व्याख्या करनी है, इक्विलिब्रियम बिटवीन ए एस एंड ए डी। ए एस एंड ए डी बहुत आसान है, जैसे आप इसको मैं पढ़ा दूंगा आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे देखिए, जो हमारे अर्थशास्त्री मैक्सिमम जो हमारी इकोनॉमिक्स को 2 भागों में ही डिवाइड किया जाता है, एक परंपरावादी अर्थशास्त्र और दूसरा है हमारा केंजियन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट टू द एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, अब बोलता है कि जो भी हमारी कौन सा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो परंपरावादी विचारधारा के अनुसार किसका, इन कॉन्टेक्स्ट टू द एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड एट अ पॉइंट वेयर ए एस एंड ए डी कट्स ईच अदर, ठीक है। तो इसको आपने इसको समझना है, कैसे समझना है कि परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार आपने लिखा है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे ए एस और ए डी एक दूसरे के बराबर होते हैं। बस इतना ही आपने लिखना है। कैसे लिखना है कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किसके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि समग्र पूर्ति और समग्र मांग के दृष्टिकोण के अंतर्गत संतुलन उस बिंदु पर प्राप्त होगा जहां पर ए डी और ए एस एक दूसरे को काटते हैं। ए डी का मतलब एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। बहुत आसान लगेगा आपको समझ आ गई होगी कि हमारे परंपरावादी अर्थशास्त्र ये बोलते हैं कि हमारा संतुलन उस बिंदु के ऊपर स्थापित होगा, कौन से दृष्टिकोण से, समग्र पूर्ति और समग्र मांग दृष्टिकोण से, वह उस बिंदु के ऊपर मिलेगा जहां पर ए एस और ए डी एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। फील आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द, आपने लिखा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड एट द पॉइंट वेयर ए डी एंड ए एस कट्स ईच अदर, ठीक है। ए एस समग्र पूर्ति और समग्र मांग दृष्टिकोण से परंपरावादी विचारधारा, इसमें परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार आपका इक्विलिब्रियम मीन्स संतुलन उस बिंदु पर स्थापित होगा जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं। अब क्लासिकल एक एस कर्व, अब आपने इसको समझना है कि कुल पूर्ति बकर क्लासिकल कैसे, जो परंपरावादी दृष्टिकोण से ए एस कर्व कैसे बनता है, ठीक है। क्लासिकल ए एस कर्व, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारा क्लासिकल जो थे अर्थशास्त्री थे, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक्स फुल एम्प्लॉयमेंट इज द नॉर्मल फीचर ऑफ फ्री इकोनॉमी, कि जो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, एक मुक्त अर्थव्यवस्था के अंदर कैसी मान्यता है, कैसी स्थिति पाई जाती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। जब हमारे सभी साधनों को रोजगार प्राप्त होता है तो आप अपने उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते हैं। सो द आउटपुट इज मैक्सिमम, इसलिए हमारा उत्पादन कैसा होता है, अधिकतम होता है। इन फिगर के अंदर अब आप ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या करना है, ये आप इसको लिख सकते हो। एक्स एक्सिस के ऊपर, अब मैंने तभी तो बोला था अभी पीछे, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट या इनकम आप इधर लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने लिखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इनके अंदर कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ आपने ले लिया प्राइस लेवल, प्राइस लेवल का मतलब कीमत स्तर,
ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक्स फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल फीचर ऑफ द फ्री इकोनॉमी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का, एक मुक्त अर्थव्यवस्था का एक सामान्य फीचर है, एक सामान्य विशेषता है कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर कैसी पाई जाती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, इसलिए उत्पादन अधिकतम होता है और मैक्सिमम होता है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम उत्पादन कितना है, ओ एल के बराबर है। देखिए मैं बनाने जा रहा हूँ, ये हमारा जो मैक्सिमम उत्पादन है वो कितना है आपका, ओ एल के बराबरी है। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि हमारे सभी साधनों को रोजगार प्राप्त है। अब आपके पास कोई अनएम्प्लॉयड बंदा कोई भी नहीं है, ठीक है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। इसलिए आपका कैसे होता है कि ये जो आपका एल एल क्या है, ये देखिए इन द फिगर्स प्राइस लेवल जो आपने लिखा है कहाँ पे ले रहे हो आप, वाई एक्सिस पे ले रहे हो, और इस एक्सिस के ऊपर आप क्या ले रहे हैं, ये उत्पादन, रोजगार और आय को लिया गया है। यहाँ पे ओ एल क्या है आपका, कुल आउटपुट का मतलब कुल आपका जो उत्पादन है ओ एल के बराबर है, योर आउटपुट दैट इज ओ एल, और ये कांस्टेंट है, ठीक है। और जैसे जैसे देखिए प्राइस लेवल भी बढ़ता जाएगा, कीमत बढ़ेगी, लेकिन आप अपने उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है दिस आउटपुट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस लेवल। प्राइस लेवल से, कीमत स्तर से आपके उत्पादन के ऊपर कोई भी या प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ए एस क्या है, दैट इज शोन बाय, ये ए एस के बराबर दैट इज शोन बाय, ये आपकी ए एस, ये आपकी जो लाइन आ रही है ए एस एग्रीगेट सप्लाई है, इज शोन बाय वर्टिकल लाइन एल एल। ये जो आपकी खड़ी रेखा है एल एल, ये किसको दर्शाती है, कुल पूर्ति को दर्शाती है। समझ आ गई होगी। अब क्लासिकल एडी कर्व, ये भी मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको बताया है कि एडी कर्व कैसे बनता है, आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले बताया है कि हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आपने देखा है कि हमारी मांग और कीमत के अंदर कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत का मतलब होता है अपोजिट रिलेशन मिलता है आपको। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है हमारी मांग घटती है, और कीमत घटने से हमारी मांग बढ़ती है, ठीक है। उसी ढंग से हमारा जो होता है ये जो एडी और प्राइस लेवल, एडी मैंने ये आपको बताया कि एग्रीगेट डिमांड होती क्या है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब कि एक जो है वो तो एक लेखा वर्ष के अंदर, ये पिछले वाला वीडियो लेक्चर आपने जरूर देखा, एक लेखा वर्ष के अंदर एक जो आपकी जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग के जोड़ को, ठीक है, एक लेखा वर्ष है। एक लेखा वर्ष मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की अवधि होती है। उस अवधि के अंदर जितनी वस्तुओं और सेवाओं की मांग की जाती है उसके जोड़ को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। और प्राइस लेवल क्या होता है, प्राइस और प्राइस लेवल में अंतर है, मैं अभी बता रहा हूँ, ये आपने इसमें बीच में नहीं लिखना है। प्राइस लेवल का मतलब होता है सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का औसत होता है, सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ेंगे, उसका औसत निकालेंगे, उसको प्राइस लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपने ये लिखना है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एडी एंड प्राइस लेवल, यानी कि हमारा क्या होता है, समग्र मांग और कीमत स्तर में कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। देखिए यहाँ पे आपने ए एस तो देख लिया, ए एस कैसा है, यहाँ पे कांस्टेंट है, स्थिर है, ठीक है। जो आपकी कुल पूर्ति कैसी है, स्थिर है, क्योंकि हमारे सभी के सभी लोगों को रोजगार प्राप्त है। अब अगला देखिए, अभी हम जो बात कर रहे थे कि एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और इसके बीच में कैसा रिलेशन पाया जाता है, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व बना रहा हूँ। एग्रीगेट डिमांड और प्राइस लेवल, जैसे जैसे प्राइस लेवल घटता जा रहा है हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ऐसे करके, और ये मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बहुत कुछ बताया, इसके अंदर बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कीमत स्तर और समग्र मांग के बीच में कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, तो तब आपको कैसी ढलान मिलती है, कर्व की कैसी ढलान मिलती है, ऋणात्मक। समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू एडी एंड ए एस। अब आपने डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, अब आपने संतुलन बिंदु आपने निकालना है थ्रू ए एस और एडी और ए एस से आपने क्या निकालना है, संतुलन बिंदु निकालना। कुल पूर्ति और कुल मांग के द्वारा संतुलन बिंदु का निर्धारण, कुल मांग और कुल पूर्ति के द्वारा आपने क्या करना है, संतुलन बिंदु का निर्धारण करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू ए एस एंड एडी, संतुलन या कुल पूर्ति और कुल मांग के द्वारा आपने संतुलन बिंदु का निर्धारण कैसे करना है। अब आपको पता है, मैंने आपको पहले हमारी एग्रीगेट सप्लाई कैसे बन रही थी, ऐसे बन रही थी, आपने देखा होना। एग्रीगेट सप्लाई ये आपकी ऐसी बनाई हुई है, आप देखिए एग्रीगेट सप्लाई। अभी हमने एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसे बनाया बच्चे, ऐसे बनाया था, ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व है। ई क्या है आपको पता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। और ये जो आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है,
इसको बोल रहे। अब आपने देखना कि डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आपने कुल पूर्ति और कुल मांग के द्वारा संतुलन बिंदु का निर्धारण उस बिंदु के ऊपर होता है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। समझ हिंदी वालों को आगे होगा, थोड़ा सा इंग्लिश वालों के लिए। एज द क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई, एज अ क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड ए डी। अब आपको पता है कि ए एस क्या है, ए एस क्या है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। कौन सा, क्लासिकल, परंपरावादी। ए एस क्या है, परंपरावादी कुल पूर्ति वक्र है। एडी क्या है, एडी इज क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ये आपका एडी क्या है, परंपरावादी समग्र मांग वक्र है। और ये दोनों कहाँ पे काट रहे हैं, कट्स एट पॉइंट ई, ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिससे ये लगता है विच शोज दैट ओ एल इज द, यहाँ पे जो ओ एल है ये आपका क्या है, ओ एल इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट, ये इसका संतुलन स्तर है। क्योंकि देखिए इस बिंदु के आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको कुल उत्पादन कितना मिल रहा है, ओ एल के बराबर मिल रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट भी किसके बराबर है, ओ एल के बराबर मिल रहा है, ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ठीक है। आपको इसको मैं फिर दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा कि कुल पूर्ति और कुल मांग के द्वारा संतुलन बिंदु का निर्धारण कहाँ पे होता है, उस बिंदु के ऊपर होता है जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं। ए एस क्या है, परंपरावादी कुल पूर्ति वक्र है। ए डी क्या है, परंपरावादी कुल मांग वक्र है। ई बिंदु के ऊपर ये क्या करते हैं, कट्स करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, संतुलन बिंदु। और संतुलन बिंदु है ये जो ये बताता है कि इस बिंदु जो हमारा जिसको बोल सकते हैं कुल या संतुलन उत्पादन ओ एल के बराबर है, कितना है, और संतुलन उत्पाद भी किसके बराबर है, ओ एल के बराबर, और आय भी किसके बराबर है, इनकम एंड प्रोडक्ट जो है कॉरिस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब पूर्ण रोजगार के संदर्भ में, ठीक है, पूर्ण रोजगार के संदर्भ में या पूर्ण रोजगार की स्थिति के अंदर, एक अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली पूर्ण रोजगार की स्थिति के अंदर जो हमारा आय और रोजगार का संतुलन स्तर किसके बराबर है, ओ एल के बराबर है। आप इतना लिखेंगे तो 5 नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। दूसरे वाला क्वेश्चन, इसके अंदर मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आपने इसके नोट्स बनाने हैं, इसको याद करना है, ठीक है। अब हमने इसके वाला अगले वाला जो क्वेश्चन करवाएंगे हम करेंगे कौन सा दृष्टिकोण, एस और आई, बचत और निवेश दृष्टिकोण, परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत एस और आई दृष्टिकोण से, उसी ढंग से केंजियन के अंदर भी ए डी ए एस से, और केंजियन के अंदर एस और आई दृष्टिकोण से हमने क्या करनी है, संतुलन बिंदु की या के संतुलन बिंदु की निर्धारण की व्याख्या करनी है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।